आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा में। मैं आज यहाँ पर आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। कल हमने पढ़ा था जो हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं उनमें हमने सूच का सिद्धांत पढ़ा था जो कि कोहलर ने दिया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि बाल विकास हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का हमारा जो सिद्धांत है, आज हम जिस सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाल विकास में अगर हमने ये सिद्धांत नहीं पढ़ा तो हमने समझ लीजिए कि हमने बाल विकास नहीं पढ़ी। आप चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो, कोई भी बस शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो आज हम कौन सा टॉपिक की बात कर रहे हैं, या आप पीछे देख ही रहे होंगे बोर्ड पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र में है ना। हम संबंधवादी क्षेत्र पढ़ रहे थे और कौन से पढ़ रहे थे? संज्ञानात्मक वाले, मतलब संबंधवादी का अध्ययन हम कर चुके हैं, अब हम संज्ञानात्मक पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, देखिए इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत सुना है ना। तो ये जो सिद्धांत है ये बाल विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको कम से कम इस टॉपिक से 2 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। 2 नंबर पक्के आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम आपने देख लिया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, हम इसके प्रतिपादक देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? इसका प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया है। जीन पियाजे या फिर पाइगेट, हम इन्हें पाइगेट, इंग्लिश में पाइगेट लिख के आएगा वहाँ पे। तो ये मैंने पाइगेट यहाँ पे इसलिए लिख दिया है ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में ये नाम देख के कन्फ्यूज़ ना हो। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, देखिए पेपर तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में आता है, आपको पता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर इंग्लिश साइड में इंग्लिश में पाइगेट लिख के आ जाएगा और हिंदी साइड में ऐसे पाइगेट लिख के आ जाएगा। तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक आ गए, इनका नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए आपको जीन पियाजे भी याद रखना है और पाइगेट भी याद रखना है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब ये जो जीन पियाजे हैं ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, और ये भी जीव वैज्ञानिक है। और कौन से जीव वैज्ञानिक के बारे में हमने पढ़ा था? पावलोव भी जीव वैज्ञानिक थे, ठीक। अब देखिए, ये जो जीन पियाजे हैं ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और साथ ही साथ ये जीव वैज्ञानिक भी थे। बाद में क्या हुआ, बाद में ये मनोवैज्ञानिक बन गए। अब इन्होंने 21 वर्ष की आयु में पीएचडी कर ली थी। कौन से विषय से पीएचडी कर ली थी? जीव विज्ञान से। ये जीव वैज्ञानिक थे तो इन्होंने जीव विज्ञान जो इनका विषय था उससे इन्होंने 21 वर्ष की आयु में ही पीएचडी कर ली थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जीन पियाजे या फिर पाइगेट ने किया था, जो कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ये एक जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने 21 वर्ष की आयु में पीएचडी कर ली थी। कन्फर्म? अब देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसमें इन्होंने क्या देखा, इसका प्रयोग किस विकास के लिए किया गया? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बौद्धिक विकास को देखा गया। अब देखिए, बौद्धिक विकास जो है वो उसमें ये जानवरों पर तो प्रयोग कर नहीं सकते थे या कर सकते थे? बौद्धिक विकास को देखने के लिए ये जानवरों पर प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। इनके जो बच्चे थे इन्होंने उन्हीं पर प्रयोग किया कि ये जानने के लिए कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता का विकास है वो किस प्रकार से होता है। अब देखिए, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया, इनका जो सिद्धांत था, इसमें इन्होंने ये कुछ शब्द हैं इनका प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये कौन से शब्द हैं। देखिए, पहला शब्द है स्कीम्स। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे की नज़रों में स्कीम्स क्या है, आखिर स्कीम्स है क्या? ठीक, हम ये देखते हैं कि इन्होंने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है
तो इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है, किसका अर्थ क्या है? तो देखिए पहला शब्द है आपका स्कीम्स। अब स्कीम्स का अर्थ है ऐसी मानसिक संरचना जिसे बालक रिपीट कर सके या दोहरा सके, तो वो क्या है? वो है स्कीम्स। एक बार फिर देख लेते हैं स्कीम्स क्या है। स्कीम्स वो है ऐसी मानसिक संरचना जिसे बालक दोहरा सके या दोबारा रिपीट कर सके। कंफर्म? क्लियर? अगला शब्द क्या है जिसका प्रयोग इन्होंने किया? अगला शब्द इन्होंने प्रयोग किया स्कीमा। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा ये है किसी वस्तु, घटना, प्राणी या कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में सबसे पहले बालक जो मानसिक प्रतिक्रिया करता है, उसके अंदर सबसे पहले उसके मन में जो सबसे पहला विचार आता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो होता है स्कीमा। समझ में आ गया स्कीम्स क्या है और स्कीमा क्या है? स्कीमा देखिए, स्कीमा एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई स्थान, कोई घटना, कोई प्राणी, कोई भी चीज़ ऐसी जिसके बारे में, जिसको देखकर बालक के मन में जो सबसे पहला विचार आएगा वो है आपका स्कीमा। कंफर्म? अब देखिए अगला शब्द क्या है? अगला है संगठन। अब देखिए संगठन का अर्थ यहाँ पर क्या है? संगठन का अर्थ यहाँ पर है ये जो विभिन्न प्रकार की स्कीमा थी, ठीक, उनको सार्थक ढंग से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। विभिन्न प्रकार की स्कीमा, उनको सार्थक ढंग से व्यवस्थित करना जो है वो है आपका संगठन। संगठन भी समझ में आ गया हमें कि संगठन क्या है। अब देखिए अनुकूलन क्या है? अनुकूलन, देखिए अनुकूलन वो है संगठन जो हमारा था, संगठन को और व्यापक और विस्तृत करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो अनुकूलन। संगठन जो है, संगठन को और व्यापक और विस्तृत और मजबूत करने के लिए अनुकूलन किया जाता है। अब अनुकूलन कितने प्रकार से किया जाता है? देखिए अनुकूलन जो है वो 2 प्रकार से किया जाता है, एक आत्मसातीकरण और एक समाविष्टीकरण। अब हम ये देखेंगे आत्मसातीकरण क्या होता है और समाविष्टीकरण क्या होता है। तो देखिए आत्मसातीकरण ये होता है, अब जैसे हमारे पास पुराना ज्ञान है, हमारे पास पुराना ज्ञान है, किसी ने हमें कोई चीज़ सिखाई तो हमने वो चीज़ पहले से सीख रखी है, फिर उसके बाद किसी ने हमें दोबारा दूसरी चीज़ सिखाई, तो उस पुरानी चीज़ के साथ नई चीज़ को जोड़ना, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जो जोड़ना वो होता है आत्मसातीकरण। और कैसे जोड़ना कि ना हमें पुराने ज्ञान में कोई परिवर्तन करना पड़े और ना कि हमें नए ज्ञान में कोई भी परिवर्तन करना पड़े। क्लियर हो गया? फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए कि आत्मसातीकरण क्या होता है। तो आत्मसातीकरण वो क्रिया है जब हम अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं कि ना हमें पुराने ज्ञान में कोई परिवर्तन करना पड़े, कोई चेंज करना पड़े, और ना ही हमें नए ज्ञान में कोई चेंज करना पड़े। तो ये जो होता है ये होता है आपका आत्मसातीकरण। दूसरा समाविष्टीकरण। अब देखिए समाविष्टीकरण क्या होता है। समाविष्टीकरण भी वही चीज़ है कि नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को जोड़ना, लेकिन कैसे जोड़ना, इसमें क्या है, इसमें ट्विस्ट है। इसमें ये ट्विस्ट है कि हम ज्ञान को जोड़ तो रहे हैं पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को, लेकिन या तो हमें उसको जोड़ने के लिए या तो हमें पुराने ज्ञान में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा या फिर नए ज्ञान में परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना परिवर्तन के हम उस चीज़ को नहीं जोड़ पाएंगे। तो वो होता है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण और आत्मसातीकरण में अंतर समझ में आ गया। देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई, अब आपने वो चीज़ पहले से पढ़ रखी है, तो आपने वो चीज़ जो चीज़ पहले से पढ़ रखी है उसी बारे में, और फिर उसी बारे में मैंने वही चीज़ पढ़ाई, लेकिन थोड़ा सा अंतर है मेरे पढ़ाने में और उस चीज़ के पढ़ने में। तो क्या हुआ, आपने वो चीज़ भी अच्छे से पढ़ ली, मेरी दी हुई चीज़ भी अच्छे से पढ़ ली, तो ये क्या होगा, और आपको कोई चेंजेस भी नहीं करने पड़े, तो ये हो गया आपका आत्मसातीकरण। और वहीं पर अगर जैसे आप यही प्रक्रिया ले लीजिए कि आपने कहीं से कुछ और पढ़ा, मैंने कुछ और पढ़ाया, तो आपको क्या, अगर उस चीज़ में चेंज करना पड़े, या तो मेरी चीज़ को आप पुरानी चीज़ के अकॉर्डिंग कर लें या पुरानी चीज़ को मेरी चीज़ के अकॉर्डिंग कर लें, तो वो आपका हो गया समाविष्टीकरण, कि हमने परिवर्तन किया, बदलाव किया, बदलाव करके हमने ज्ञान को जोड़ा,
तो वो हो गया आपका समाविष्टीकरण। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, आगे है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। देखिए पियाजे जो हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो हमारे जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए कौन कौन सी बताई हैं। आपको अगर ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं, ताकि आपके नोट्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब देखिए 4 अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। पहली, संवेदी पेशीय या गामक या इंद्रिय जनित अवस्था। देखिए इसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कह सकते हैं, गामक अवस्था भी कह सकते हैं, या फिर इंद्रिय जनित अवस्था भी कह सकते हैं। ये आपकी होगी पहली अवस्था। इसका समय काल क्या है, इसका समय काल है 0 से 2 वर्ष, या फिर हम इसे कह सकते हैं जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है पियाजे के अकॉर्डिंग, वो होती है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था या गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी हो गई, दूसरी अवस्था जो हमारी है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए, या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए। इसका समय काल जो है, इसका समय काल है 2 वर्ष से 7 वर्ष। 2 वर्ष की आयु से लेकर 7 वर्ष तक की आयु का जो समय है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। अगला तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए आप, या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए। इसका जो समय काल होता है, इसका समय काल है 7 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक का। 7 से 11 वर्ष तक की आयु का जो समय काल है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगली अवस्था नेक्स्ट, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए चाहे आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए या फिर आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक, इसका जो समय काल है वो है 11 वर्ष से ऊपर। 11 वर्ष से ऊपर की जो भी आयु है वो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अब देखिए आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि ये जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने, जो पियाजे महोदय हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने बताया है कि इन 4 अवस्थाओं में किस किस प्रकार से बालक के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे कि किस अवस्था में कौन सी चीज़ का विकास हुआ, बालक के अंदर किस अवस्था में किस प्रकार के चेंजेस आए, किस प्रकार के परिवर्तन आए जिससे उसके अंदर विकास हुआ। तो आगे देखते हैं हम। देखिए पहली अवस्था आपकी संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए है यहाँ पे संवेदी पेशीय अवस्था, आप इसे संवेदी पेशीय अवस्था कह लीजिए, चाहे गामक अवस्था कह लीजिए, चाहे इंद्रिय जनित अवस्था कह लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए बालक के अंदर। इसका समय काल जो है वो जन्म से 2 वर्ष है। अब देखिए पहला क्या है, पहला पॉइंट है आपका कि इंद्रियों की सहायता से विकास। अब इंद्रियों की सहायता से विकास कैसे हुआ बालक के अंदर, मतलब चीज़ों को छूना, देखना, सूंघना, ये क्या हो रहा है, ये इंद्रियों की सहायता से विकास हो रहा है बालक के अंदर। अगला क्या है, अगला गामक क्रियाओं का विकास। अब गामक क्रियाएं कौन सी होती हैं, गामक क्रियाओं का विकास का मतलब ये है जैसे ऐसी क्रियाओं का विकास कि गति वाली क्रियाओं का विकास, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सारी जो होती हैं वो आपकी गामक क्रियाएं होती हैं, जिनमें गति होती है, वो आपकी गामक क्रियाएं होती है। तो गामक क्रियाओं का जो विकास है वो संवेदी पेशीय अवस्था में होता है, जो कि जिसका समय काल 0 से 2 वर्ष है। अगला सहज क्रियाओं का विकास। अब देखिए सहज क्रियाएं कौन सी होती है, सहज क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो बहुत ही सहजता से हो जाती हैं, सरलता से हो जाती हैं, जिनके लिए हमें कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है, कोई भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, तो वो होती हैं सहज क्रियाएं। अब जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, साइकिल से कहीं भी जा रहे हैं, अचानक हवा चली, आपकी आंखों में धूल आकर गिरी, तो आपकी आंखें जो है वो स्वतः ही अपने आप बंद हो जाएंगी। कैसे, अपने आप बंद हो जाएंगी ना, ऐसे। तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये सहज क्रियाएं हो रही हैं कि अपने आप हुई ना क्रिया, हमें खुद करनी नहीं पड़ी। जैसे ही धूल आई, धूल के संपर्क में हमारी आंखें आई, आंखें खुद बंद हो गई।
तो ये सारी होती हैं आपकी सहज क्रियाएं। अगला क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण। देखिए ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण होता है ये भी आपका संवेदी पेशी अवस्था में आता है। क्लियर हो गया कि संवेदी पेशी अवस्था में किस प्रकार से बालक के अंदर किस किस चीज़ों का विकास होता है। अब अगला है, अगली अवस्था आपकी है पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए, एक ही बात है। इसका जो समय काल है, इसका समय काल है 2 वर्ष से 7 वर्ष। इसकी 2 उपावस्थाएं बताई गई हैं। देखिए 2 उपावस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली तो पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसका समय काल 2 वर्ष से 4 वर्ष है। अगली आंत प्रज्ञ काल। आंत प्रज्ञ काल जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उपावस्था है। इसका समय काल 4 वर्ष से 7 वर्ष है। अब देखिए हम ये देखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर क्या विकास होता है। तो देखिए पहला क्या है, बालकों का विकास भाषा से। देखिए भाषा की सहायता से बालकों का जो विकास होता है, बालकों की बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता है भाषा की सहायता से, वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला शब्द, संकेत, प्रतीक, चिन्ह आदि का जो विकास है, ये विकास भी आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। देखिए बालक जो है शब्द बोलना स्टार्ट करता है, संकेतों की भाषा से मतलब इशारों की भाषा सीखता है, चिन्हों के बारे में सीखता है। तो ये सारी चीज़ों का विकास जो है वो भी आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला प्रत्यय का निर्माण। अब देखिए प्रत्यय का निर्माण जो है वो इस अवस्था में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली अवस्था में हमें तार्किक चिंतन करना है और उसके लिए क्या, उसके लिए हमारे अंदर प्रत्यय का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रज्ञा शक्ति का विकास। प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, प्रज्ञा शक्ति का विकास। देखिए प्रज्ञा का मतलब होता है जिज्ञासा। बालक इस आयु में क्या होता है, इस आयु वर्ग में के बालक जो है वो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये जो पंखा घूम रहा है ये क्यों घूम रहा है गोल गोल, हम ट्रेन में जा रहे हैं हमारे साथ साथ ये पेड़ पौधे क्यों चल रहे हैं, ये पेड़ जो है ये हमारे साथ साथ क्यों चल रहे हैं। तो ये सारी जिज्ञासा होती है। तो अब उनके अंदर जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो हमसे सवाल पूछते हैं, फिर हम उन्हें बहला फुसला के या फिर हमें जो भी जवाब देना है हम उन्हें जवाब देते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा शांत होती है। तो ये जो प्रज्ञा शक्ति का जो विकास होता है, जिज्ञासा भरे जो सवाल होते हैं ये बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही पूछता है। ऐसा नहीं है इसके बाद जो अवस्थाएं होती हैं उनमें बच्चा जिज्ञासु नहीं होता है, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो है वो थोड़ी कम होती चली जाती है। वो प्रश्न पूछते हैं लेकिन जटिल प्रश्न पूछते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न तो वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्रज्ञा शक्ति का जो विकास है वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगली अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष चीजें। तो हम इसमें देखेंगे कि इस अवस्था में जिसका समय काल है 7 वर्ष से 11 वर्ष, तो इस अवस्था में बालक के अंदर किस प्रकार से विकास हो रहा है। तो देखिए इस अवस्था में पहला जो है तो बालक वस्तुओं में तुलना करना, समानता बताना, इन सारी चीज़ों का जो विकास है वो आपका इस अवस्था में हो जाता है। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है आपकी, इस अवस्था में बालक वस्तुओं में तुलना करना, समानता करना, अंतर करना, ये सारी चीज़ें सीख जाता है। वो सीख जाता है कि कौन सी वस्तु भारी है, हल्की है, कौन सी वस्तु गर्म है, ठंडी है, ये सारी चीज़ें जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है। अगला पलटावी गुण। अब देखिए हमें ये जानना होगा कि पलटावी गुण क्या होते हैं। देखिए पलटावी गुण ये होते हैं, जैसे आपने बच्चे को सिखाया 2 गुणा 4 बराबर 8, ठीक, 2 चौके 8। अब वहीं पर बच्चा ये सीख रहा है कि 2 की 4 से गुणा करी तो 8 आया, तो अगर हम 4 को इधर कर देंगे, 4 की गुणा 2 से करेंगे तो भी 8 आएगा। ये होता है आपका पलटावी गुण। तो ये जो पलटावी गुण होते हैं, पलटावी गुणों का विकास भी जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला विचारों में विलोमीयता। अब देखिए विचारों में विलोमीयता कैसे, जैसे वो अपने विचार जो है बदलता रहता है। विलोम का मतलब उल्टा, विचारों को बदलते रहना, मतलब कभी किसी चीज़ के लिए हाँ करना, कभी किसी चीज़ के लिए ना करना, कभी उसको अच्छा बताना, कभी उसको बुरा बताना। तो ये जो इसका विकास जो है
ये भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला, वस्तुओं की संरक्षण प्रवृत्ति। संरक्षण प्रवृत्ति वस्तुओं की, देखिए वस्तुओं की संरक्षण प्रवृत्ति मतलब वस्तुओं को संभाल के रखना, सहेज के रखना जो है, इस चीज़ का विकास जो है वो भी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला, प्रत्यक्ष वस्तुओं में तार्किक चिंतन। अब देखिए, अभी मैंने बताया आपको मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चीज़ें वो होती हैं जो कि हम अपनी आंखों से उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो होती हैं प्रत्यक्ष चीज़ें। तो प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन कि ये वस्तु ऐसे कैसे बनी, ये ऐसी ही क्यों बनी, इसको किसने बनाया, तो उन वस्तुओं के बारे में संपूर्ण जो तार्किक चिंतन करना है, उनके बारे में हर प्रकार का चिंतन करना जो है, इस गुण का विकास जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। हमारी जो 3 अवस्थाएं वो क्लियर हो गई, वो हमने पढ़ ली। अब देखिए चौथी अवस्था कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? चौथी अवस्था जो है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन सी चीज़ों का विकास होता है? पहली बात तो ये देख लेते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय काल है वो कितना है? वो है 11 वर्ष से ऊपर, मतलब 11 वर्ष से ऊपर तक की जो आयु है वो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? समस्या समाधान, मतलब देखिए समस्या समाधान की क्षमता का जो विकास होता है वो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मतलब बालक के सामने अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उसका समाधान वो स्वयं करने की कोशिश करता है, वो प्रयास करेगा कि उस समस्या का समाधान मैं खुद कर सकूं। तो ये जो समस्या समाधान की क्षमता का जो विकास होता है वो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला, अमूर्त वस्तुओं का चिंतन। अमूर्त वस्तुओं मतलब अमूर्त वस्तुएं कौन सी होती है? जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। तो इन प्रकार अब देखिए जो चांद है वो हमें दिख रहा है। अमूर्त वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जिन्हें हम देख ही नहीं सकते हैं। हवा हो गई, बिजली हो गई, ये चीज़ें हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो है बच्चा जब चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है इनके बारे में, जब उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वो आयु कौन सी होती है? वो अवस्था होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला, साहित्य रचना की क्षमता का विकास। इस आयु में आकर बालक जो है वो साहित्य रचना करने के योग्य हो जाता है। साहित्य की रचना की जो क्षमता का विकास होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है, जिसकी आयु क्या है? 11 वर्ष से ऊपर। मतलब जब बालक आगे 16 वर्ष के बाद किशोरावस्था में पहुंच जाएगा, तब तो ये कौन सी अवस्था होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमने चारों अवस्थाओं का अध्ययन अच्छे से कर लिया है, हमें समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पियाजे हैं, पियाजे ने ऐसा सिद्धांत दिया है जिसमें बालक की बौद्धिक क्षमता के बारे में पता चला। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो अवस्थाएं हैं इनमें पता चल रहा है ना किस प्रकार से बालक के अंदर कितनी बुद्धि जो है उसका विकास हुआ है। तो पियाजे के अनुसार जो है पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपका सिद्धांत था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। देखिए इस सिद्धांत को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। वैसे तो सारे सिद्धांत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो कम से कम आप देखना, इस सिद्धांत से कम नहीं तो 20-25 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे ही, और उनमें से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आने ही आने। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, CTET का दे रहे हो, UP टेट का दे रहे हो, MP टेट दे रहे हो, रीट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो आप दे रहे हो, तो उसमें आपको पियाजे की जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई इशू रही हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए आपको कमेंट करना, लाइक करना, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको करना ही करना है। आपका मन करे तो करिए। आपको अगर चीज़ अच्छी लग रही है ना तो आप लाइक करने से मत रुकिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछिए। हमारा तो काम है ना यहाँ पर कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम आपको वो चीज़ समझाएं।
तो आप कमेंट करेंगे तभी हम उस चीज़ का आंसर कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट होता रहे एग्ज़ाम से पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।